आई थिंक प्लास्टिक जब भी मिले और डिस्कस हुआ था आगे साथ ही अभी ठीक है। तो रैंडम अगर बिल्कुल बात करें पाइथन की वंस अपॉन अ टाइम जब भी हमारे सेशंस लगे थे 7-8 दिन पहले तो वी डिस्कस्ड अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है, किस किस तरह के वेरिएबल्स जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हो लाइक if you have given this kind of statement somewhere in your program then type of that variable will be integer, right? इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि अगर सपोज ऐसे किसी स्टेटमेंट पे जा रहे हैं if you're creating y and it is having value 12.1 तो in that situation type of y अगर आप चेक करोगे तो float आएगा। ये दूसरा वेरिएबल था, दूसरा डेटा टाइप था जो हमने देखा था। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम सपोज अगर मान लें कि लेते हैं z is equals to abc then type of z will be a string. This three things we have seen. अगर नहीं भी बताया है तो मान लो कि अगर मेरे पास अगर एक वेरिएबल है b जिसमें अगर मैं लिख देता हूँ ट्रू सपोज जिसकी करस्पॉन्डिंग तो टाइप ऑफ b in that situation will be boolean. BOOL stands for boolean, right? So boolean is a variable that can hold only two kind of values, either true or false. Fine. तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया था ये boolean टाइप का है। स्ट्रिंग हमने देखा है, फ्लोट्स हमने देखा है, इंटीजर्स हमने देखा है। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जो दो नंबर्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको लूप बताया था और लूप में फिर मैंने कहा था कि आप कोई भी एक लूप परफॉर्म कर सकते हैं। हमें कुछ पैटर्न वगैरह पिछली बार शायद आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है टेबल का प्रोग्राम था। हाँ, सबसे आखिरी में करेक्ट। तो हम अगर मान लीजिए कि INT ऑफ इनपुट ऑफ और ये कहें एंटर नंबर और इसको मैं स्टोर करवा लूं इन एम में तो दिस स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम, राइट? फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं एक लूप एग्जीक्यूट करूं फॉर INT रेंज नम, ठीक? डू यू रिमेंबर रेंज ऑफ नम क्या था? रेंज ऑफ नम मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ रेंज ऑफ 10, ठीक है? तो ये वैसे कंटेनर है जो बोलता है कि इट इज अ रेंज विच कंटेन्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10, बट अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो दे विल नॉट गो अप टू 10, दे विल गो अप टू 9। द लास्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूसिव, ये बात मैंने लास्ट टाइम आपसे कही थी। फाइन। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ऑफ नम
तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, मान लीजिए यूजर ने कहा 5, तो ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यूज हैं 0 से 4। अगर यूजर बोलता है 10, तो यहाँ पर वैल्यूज रहेंगी 0 से 9। हालांकि आई डोंट हैव टू डू दिस थिंग ना, वो जो अगर आपने, ये हम अगले प्रोग्राम में यूज कर लेंगे। आपने जो पिछली बार टेबल का प्रोग्राम बनाया था उसमें तो ये फिक्स था कि हर बार 10 वैल्यूज ही प्रिंट होगी, और वो 10 वैल्यूज, इतना मुझे याद आ रहा है, आपने शायद एक लिस्ट में ले ली थी। उस लिस्ट में ले लिया था आपने काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। So this was a list which was assumed to be a container. ये एक वेरिएबल था जो कंटेनर से एक एक करके वैल्यू लेगा विद एवरी इटरेशन। फिर आपने कहा कि लेट्स प्रिंट समथिंग। तो अब समथिंग मतलब क्या, तो आपने कहा कि वो जो नम है जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है, जो यूजर ने कहा था, दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, आई, राइट। क्योंकि हर बार इटरेशन में आई की वैल्यू चेंज होगी, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, और नम फिक्स है जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो नम अगर 5 है तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, इस तरीके से पूरा टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूं, एंटर नंबर मैंने कहा 5, तो इट विल रिटर्न दिस रिजल्ट 5 10 15 20 अप टू 50। ये प्रोग्राम आई गेस सबसे आखिरी में डिस्कस हुआ था जब हम लास्ट टाइम जब भी मिले थे। अब इस प्रोग्राम में एक अल्टरनेट है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इस पूरी लिस्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय रेंज। रेंज में मैंने कहा था स्टार्ट पॉइंट दे दो और स्टॉप पॉइंट दे दो। अगर आपने 1, 10 दिया तो स्टार्ट इज 1, स्टॉप इज 10, बट स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव। तो इसीलिए इस सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं इस कंटेनर की, तो इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज की अगर आप बात करोगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज वहां पर 10 नहीं है, कितनी है, 9 है। तो इसलिए यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, it started from 5 and it got terminated on 45. So 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, it went up to 5 into 9, not up to 10. Fine. इसीलिए यहाँ पर instead of 10 I will write 11. 1 to 11 का मतलब ये हो जाता है कि it will start from 1 and that will go up to 10 with an increment of 1. Fine. इस सिचुएशन में आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे मैंने कहा 5, it is this. इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ टेबल ऑफ 11 एंड इट विल प्रिंट एज वेल, ठीक है। तो वो जो आपने लिस्ट ली थी जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे, उसका एक रिप्लेसमेंट ये है, रेंज विद वैल्यूज 1 to 10, ठीक है। तो ये रेंज का यूज यहाँ पे हुआ है। रेंज के अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। रेंज के साथ में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी दिया जा सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट भी दिए जा सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। और वो 1 2 3 आर्गुमेंट्स होते क्या हैं उस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, शायद कभी आगे में प्रोग्राम में काम आ जाए। अगर कहीं मैंने लिखा है रेंज ऑफ 5, ध्यान देना, रेंज ऑफ 5, तो इसका मतलब होता है कि इसमें वैल्यूज इंक्लूडेड हैं 0 1 2 3 एंड 4। 5 वैल्यूज रहेंगी बट दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। अगर मैंने लिखा है कहीं पे रेंज ऑफ 1 to 6 और 1 to 5 से, तो ये वैल्यू स्टार्ट अब होगी 1 से। आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया यहाँ पे, तो 1 2 3 एंड 4, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, स्टॉप दे दिया, अब स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव सेंस, इसलिए उसके अनुसार वैल्यूज आएंगे। तीसरी कैटेगरी रेंज ऑफ 1 to 10, 2, राइट। तो ये जो केस है जिसमें रेंज के 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है वो है स्टार्ट, थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप वैसे ही काम करेगा जैसे पिछले केस में कर रहा था। एंड दिस इज स्टेप, स्टेप इंक्रीमेंट कितने से करवाना है हर एक वैल्यू के बाद, फाइन। तो यहाँ पर द फर्स्ट वैल्यू दैट विल कम वुड बी 1 की स्टार्ट वैल्यू क्या है, बट 1 के बाद में 2 नहीं आया। स्टेप साइज क्या दिया आपने, स्टेप साइज इज ऑफ 2, तो इसलिए 1 में ऐड होगा 2 एंड यू गेट 3, फाइन। 3 के बाद क्या आएगा फिर स्टेप साइज 2 के हिसाब से 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 10 वाज द स्टॉप क्राइटेरिया, उस हिसाब से 9 पे रुकना ही, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यूज आने वाली है वो है 1 3 5 7 9। तो अल्टीमेटली जनरल अगर बात करें इन तीनों फंक्शंस के ऊपर, तो जनरली स्पीकिंग रेंज के जो 3 पैरामीटर्स होते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, कहां से शुरू करना है, कहां रुकना है, और तीसरा आर्गुमेंट इसके लिए
स्टेप साइज, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्टेप साइज 1 नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ और चाहिए, तो दैट आल्सो कैन बी मेंशन। फाइन, अगर आप स्टेप साइज नहीं देते हो, लाइक दिस केस, लुक एट दिस, अगर आप स्टेप साइज नहीं दे रहे हो तो उस केस में ये समझा जाएगा कि डिफॉल्ट स्टेप साइज हमें लेके चलना है, डिफॉल्ट स्टेप साइज इज ऑलवेज 1। फाइन, गॉट दिस? ये जो बताया रेंज का फंडा ऐसे काम करेगा, ये लूप्स में हम यूज कर सकते हैं रेंज। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम और लेके चलते हैं जो लूप्स पे ही बेस्ड है, कुछ देर पहले स्क्रीन पे आया भी था। वी नीड टू फाइंड नाउ से फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, हमें एक नंबर का जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल? इफ आई नीड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 3, तो क्या वैल्यू होती है? 3 into 2 into 1, which becomes 6. Yeah, 1 into 2 into 3, which becomes 6. Factorial of 4 is 1 into 2 into 3 into 4, which is 24, right? Factorial of 5 is 1 into 2 into 3 into 4 into 5, which becomes something, and similarly. ठीक है, 120। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम का इनपुट क्या है? इनपुट विल बी अ नंबर जो यूजर देगा रन टाइम पे, और आउटपुट रहेगा कि वो प्रोग्राम बताएगा कि जो नंबर एंटर हुआ है उसका फैक्टोरियल ये। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। फाइन, इन ऑर्डर टू फाइंड फैक्टोरियल विल यूज कांसेप्ट ऑफ लूप्स ओनली, दैट्स व्हाई ये प्रोग्राम काफी हद तक हमें फिर काम आ जाएगा। जैसे अब ये स्टेटमेंट में एज इट इज रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नंबर रीड करवा रहा हूँ यूजर से जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फाइन, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी जब फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें पहले से तो फिक्स नहीं है कि कितने नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर यूजर ने मान लीजिए कि नम की वैल्यू जो एंटर करी वो 5 है, तो इसका मतलब 5 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नम की वैल्यू अगर 7 है तो 7 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो सिंस इट इज नॉट फिक्स, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा लूप के अंदर ही, राइट? लूप के अंदर यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स विद ईच अदर। लूप में भी कितनी इटरेशन रहेगी वो भी फिक्स नहीं है। समझना बात को, कि मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक लूप एग्जीक्यूट करवा दो, उसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट करवा दो, तो अब सवाल ये आता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उसमें नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी। यहाँ पर इस प्रोग्राम में जहां पर आप एक टेबल कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स है। इटरेशन शब्द का मतलब पता है? इटरेशन मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, रिपीटेशंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स थी कि हर बार चाहे नंबर 5 एंटर हो रहा हो, 10 एंटर हो रहा हो, हर बार वो लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स, राइट? लेकिन इस बार जब आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो हम लूप चलाना चाहते हैं उतनी बार जो आपका काउंट है, जो कि यूजर ने नंबर दिया। फाइन, अब सवाल ये उठता है कि मैं लूप में वेरिएशन कैसे लाऊं? पहला सवाल, फैक्टोरियल तो दूर की बात है, भूल जाओ फैक्टोरियल को, ठीक है। मान लीजिए, चलो मैं फैक्टोरियल के पहले और रिक्वायरमेंट को कंप्रेस कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है, आपको एक काम करना है, 1 से लेकर वहां काउंटिंग प्रिंट करनी। यूजर ने बोला 5, तो आपको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे 1 2 3 4 5। एक बार अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो फिर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यूजर ने बोला 10, तो काउंटिंग प्रिंट करवानी है फ्रॉम 1 to 10। फाइन, तो अब इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रिंटिंग है। फाइन, रिपीटेड प्रिंटिंग है तो कहीं प्रिंट जो है वो लूप के अंदर ही लगाना पड़ेगा, बट ये नहीं कर सकते कि लूप को हर बार जो है एक फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन के लिए बाउंड कर, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब रेंज के अंदर ये जो हमने 1 to 11 जो पहले से फिक्स कर दिया है, इसमें भी वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे, और वो वेरिएबल क्या होगा? वो होगा नम, ठीक है। अब नम वेरिएबल जो है वो मैं वहां पे, रेंज ऑफ नम का मतलब क्या है? मान लो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और यूजर ने एंटर किया 5। 5 मतलब किसकी वैल्यू हो गई? वो नम की, राइट? नम वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 हो गई, तो रेंज ऑफ नम का मतलब क्या है? रेंज ऑफ नम मतलब रेंज ऑफ 5, व्हाट वैल्यूज इट कंटेन्स? 2 4, 0 1 2 3 and 4, राइट? सिमिलरली अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कर दूं, इस बार नम यूजर ने बोल दिया 10, तो इस बार रेंज ऑफ नम का मतलब हो जाएगा द वैल्यूज दैट आर फ्रॉम 0 to 9। तो दैट मींस कि आपने कुल मिलाकर फॉर लूप का ये जो पोर्शन है इसको डायनामिक बना दिया है। डायनामिक मतलब कि अब इसकी हर बार अलग अलग वैल्यूज रह सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द इनपुट दैट यूजर हैज गिवन।
राइट, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसके अनुसार आपके रेंज का जो कंटेनर है वो तैयार होगा। फाइन, और रेंज के कंटेनर में जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही इटरेशंस जो है वो लूप पे चलने हैं। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, फॉर लूप का स्ट्रक्चर याद है सभी को, क्या समझाया था मैंने? फॉर लूप में ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज अ कंटेनर, इट मस्ट कंटेन सेवरल वैल्यूज, राइट। फिर फॉर के बाद जो भी आप लिखते हो दैट इज अ वेरिएबल, यहाँ क्या है, आई। हर बार, हर एक साइकिल या हर एक इटरेशन में इस कंटेनर से एक वैल्यू उठाई जाएगी, इस वेरिएबल को दी जाएगी, एक इटरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आप चाहे तो उस वेरिएबल को अंदर यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट इटरेशन, राइट। अगली साइकिल में फिर अगली वैल्यू उठाई जाएगी, इसी वेरिएबल को दी जाएगी, अगला इटरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली सारी वैल्यूज एक एक करके पिक होगी, वो इस वेरिएबल के साथ एसोसिएट होंगी और लूप के अंदर रखे हुए स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लूप कितनी बार चलेगा, जितनी वैल्यूज इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो अगर नम की वैल्यू 5 है और रेंज ऑफ नम अगर 0 to 4 कैरी करता है वैल्यूज, तो मतलब इस लूप को 5 बार चलना है 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज के साथ में, राइट। अगर मान लो नम की वैल्यू 10 है और अगर ये नम रेंज ऑफ नम हम लेके चल रहे हैं तो 0 to 9 के लिए फिर ये लूप चलेगा, मतलब 10 बार चलेगा। फाइन, तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक, चलो इसको एक काम करता हूं अभी एज इट इज शोन, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लूप के अंदर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट व्हाट, आई। किसमें चेंज आ रहा है हर इटरेशन के साथ? इस वाले प्रोग्राम में हर इटरेशन के साथ में कौन सा वेरिएबल जो एक नई वैल्यू लेके लूप के अंदर जाएगा? num. Num is fixed, which is deciding that how many values are there in range, right? With every iteration this range of num is going to give a value to I. तो हर बार I की वैल्यू में चेंज है। अब वो चेंज क्या है, वो वैल्यूज क्या है, दोस वी आर प्रिंटिंग इनसाइड द लूप। फाइन, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं और ज्यादा बेहतर है कि एक बार वो इसको विजुलाइज कर लें जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था। लेट्स ट्राई टू, क्या बोल रहे थे हम इसको लास्ट टाइम, क्या करने जा रहे हैं? हाँ, डीबग। मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया पहले स्टेटमेंट पे एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डीबग दिस कोड, दैट्स इट। डीबगिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि फिर एक बार लूप चलता हुआ दिख जाए तो थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगी, नथिंग एल्स। देखो, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने जब स्टेप इन किया तो मैं पहुंचा, यहाँ देखो कंट्रोल टर्मिनल पे एंटर नंबर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने कहा सपोज द नंबर इज 5, राइट। जैसे ही 5 एंटर किया, कंट्रोल यहां से इस तरफ आ गया। वेरिएबल वाले पार्ट में देखिए नम की वैल्यू क्या है अब, 5 फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। फिर हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया पहली बार। अब तैयारी हो रही है रेंज ऑफ नम इसको लेकर आगे बढ़ने की। अब रेंज ऑफ नम मतलब रेंज ओवर 5, रेंज ओवर 5 मतलब आपको पता होना चाहिए वैल्यूज इन्वॉल्व आर 0, 1, 2, 3 एंड 4। फाइन, इनमें से फर्स्ट वैल्यू द लूप विल पिक एसोसिएटेड विद आई। लुक एट दिस, आई की वैल्यू क्या लेके आया, 0। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा ऑन टर्मिनल। टर्मिनल पे ध्यान दो, नीचे ये आउटपुट दिखा है आपको, पहली प्रिंटिंग चल गई इसकी 0 की। फाइन, फिर कंट्रोल गया लूप के पास और अगली वैल्यू फिर आई की जो है वो रेंज ऑफ नम से उठाई गई। 0 के बाद क्या वैल्यू है इसके अंदर, 1। इसको एग्जीक्यूट किया, लुक एट दिस, आई बिकेम 1, राइट, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू नाउ। तो आई गॉट प्रिंटेड नाउ, दैट वैल्यू इज 1। सिमिलरली इसके अंदर जो बची वैल्यूज हैं 2, 3, 4, दोस गॉट प्रिंटेड। फाइन, और मुझे पता है अब इस रेंज ऑफ नम के पास अब इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं है, तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। फाइन, तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक लूप बनाया है जो रेंज ऑफ नम के ऊपर चल रहा है और वो वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है जो भी इस कंटेनर के अंदर है। ठीक है, क्या होता अगर मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करने की बजाय किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व कर? फाइन, वैसे तो इसको तुम एग्जीक्यूट कर देखे देखो तो ये डायनामिक इन नेचर है, वो तुम्हें आपको दिखना चाहिए। तो अगर मैंने दिया 10 तो इट विल प्रिंट 0 to 9, राइट। इफ आई गिव suppose 25, it will print 0 to 24 and so on. So it is working well for us. अच्छा, by the way, अगर मुझे ये प्रिंटिंग 0 से नहीं चाहिए 1 से चाहिए, what will I do here now? Why the values are starting from 0? Since because of the property of range. Range of
a single argument हमेशा जो वैल्यू स्टार्ट करता है वो कहां से शुरू करता है, जीरो से ही करता है, बट आई डोंट वांट देम टू बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, मुझे चाहिए ये वैल्यूज फ्रॉम वन. व्हाट शुड आई डू? रेंज का एक फॉर्मेट और है, वो भी यूज कर सकते हैं. उस फॉर्मेट के हिसाब से आई कैन हैव माय स्टार्ट वैल्यू इन्वॉल्व हियर एंड लेट्स से दैट वैल्यू इज 1. तो अब मैंने रेंज यहाँ पे लिखी है 1 to none, राइट. ऐसे केस में अगर मान लीजिए मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर नंबर में एंटर कर दूं 5, तो थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1, the print will start from 1. Why? But the values that I'm getting are 1, 2, 3, 4. Since you know the range of 1 to 5 involve actually values 1, 2, 3 and 4. 5 is not included. Last value included नहीं. अब इसमें मैंने एक एड ऑन और किया, एक और रिक्वायरमेंट इंसर्ट करी. इसमें वो ये है कि नहीं, जब मैंने 5 लिखा है तो ये 5 वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए 1 से लेकर 5 तक की, 4 तक की नहीं. तो व्हाट शुड आई डू नाउ इन दिस प्रोग्राम? number num plus 1. why not to do this? यूजर ने तो num दे दिया, उसकी कहानी खत्म. मैं यहाँ पर रेंज में 1 से num लिखने के बजाय 1 से num plus 1 लिख देता हूँ. ठीक है, तो यूजर ने अगर 5 बोला होगा तो यहाँ 1 to 6 आ जाएगा, यूजर ने अगर 10 बोला होगा तो यहाँ 1 to 11 आ जाएगा. ठीक है, इससे हमारी एक सिचुएशन और रेक्टिफाई हो जाएगी. तो अगर मैंने बोला 5, तो नाउ आई विल गेट ऑल दोस काउंट्स 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली फॉर अदर वैल्यूज एज वेल. तो कुल मिलाकर अब 1 से स्टार्ट करते हुए यूजर ने जो वैल्यू बोली है, जो एंड पॉइंट दिया है, वहां तक के सारे इंटीजर्स अब मैं डिस्प्ले कर पा रहा हूं. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर फैक्टोरियल 3 निकालने के लिए यूजर बोलता कि ये लो 3, इसका फैक्टोरियल निकाल के दो, तो आपको मैथमेटिकली पता है कि दैट वैल्यू इज एक्चुअली 1 into 2 into 3, राइट. तो यहां मेरे पास वो तीनों नंबर्स इंडिविजुअली अवेलेबल हैं. आई जस्ट नीड टू नाउ मल्टीप्लाई देम विद ईच अदर, दैट्स इट. अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं वो कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा. ठीक है, तो वी आर ग्रेजुअली गोइंग टुवर्ड्स आवर टारगेट. अब हम डिस्प्ले करने वाला प्रोग्राम हमने बना लिया. ठीक है, अब हमें डिस्प्ले नहीं करना है नंबर्स को, अब हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए वी आर गोइंग टू डू वन थिंग. सिंस वी वांट टू कैलकुलेट वन एंटिटी एंड दैट एंटिटी इज फैक्टोरियल, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं शुरुआत में. उस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया सपोज f और fact, राइट, एनी रैंडम नेम ऑफ आवर चॉइस. इस फैक्ट को मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया विद वैल्यू 1. फैक्ट इक्वल्स टू 1. यू नो दिस थिंग, पाइथन में जब ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट नाम का एक वेरिएबल तैयार हो गया है, उसके अंदर आपने क्या वैल्यू स्टोर करवा दी है 1. ठीक है, इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा कि इसे क्यों करना है. फैक्ट इक्वल्स टू 1 ले लिया, मतलब फैक्ट नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बन चुका है और उसके अंदर इनिशियली अब क्या स्टोर्ड है, 1 स्टोर. फाइन, व्हाट विल आई डू नाउ? मैं अब एक काम कर रहा हूं, मैं इस लूप के अंदर आकर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट. लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन हियर. सोचो ध्यान से जरा. पहली बार में जब लूप एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से सुनना और विजुअलाइज करना. पहली बार में जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू क्या है, 1. मान लेते हैं कि नम जो है वो यूजर ने 3 एंटर किया. ठीक है, तो आई की वैल्यू है 1. फाइन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा. और मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, वो चलेगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, जिसमें फैक्ट की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 into what is value of I in first iteration 1. 1 into 1 will become 1. ठीक है, so after iteration number 1 you are going to get this. What would be value of fact after iteration number 1? 1. ठीक है, then iteration number 2 will start. Fine, again we are in same operation. Fact is equals to fact into I, right? What is value of fact at this point? 1 or 2. अभी calculate होगा 1 into 1 which was 1. But what is value of I now? 2. So 1 into 2 that will become now 2. ये 2 किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, फैक्ट की. ठीक है, फिर आगे बढ़े तीसरे इटरेशन में विद सेम ऑपरेशन, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फैक्ट नाउ, 2. फैक्ट की वैल्यू 2 जो कि प्रीवियस इटरेशन में कैलकुलेट हुई थी. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई नाउ, 3, राइट. 2 into 3 that will become 6. That's it. 3 इटरेशन एग्जीक्यूट होने वाले हैं. 3 इटरेशन में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन चलेगा. एट द एंड लूप के बाहर कहीं आके मैं फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा एंड दैट वैल्यू विल बी
6. So this way within a loop we are multiplying the value to a common container. एक ही कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. समझना बात को कि आपने फैक्ट नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया, उसकी वैल्यू 1 है. मैं क्या कर रहा हूं, हर बार लूप में पहली बार लूप में आई आया, आई को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 into 1. ठीक है. अगली बार ये यही है अपनी जगह पर, इसकी वैल्यू 1 into 1 मतलब क्या बनी 1. ठीक है. अगली बार जब लूप चला तो आई की वैल्यू हो गई 2. इसी में मैंने आई को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो when 2 got multiplied to this, so it becomes now 1 into 2, 2 और फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई. फिर अगला इटरेशन आया, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 को मैंने ले जाकर फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट नाउ बिकेम फाइनली 6. This way you can pass on any number to this program, and now our program is quite capable of calculating the factorial of any number. ठीक है. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके पीछे चल रहे हैं, and let's check whether we got our factorial or not. मैंने लूप के बाहर आकर एक प्रिंट लगाया, उसमें मैंने लिखा factorial of entered number is, and what is that value? Fact. ठीक है. Factorial of entered number is fact. वो जो ऊपर कैलकुलेट किया था वो मैंने सिर्फ प्रिंट करवा दिया. Let's check this. So we went for its execution. If I entered a number 3, it will give me factorial of the entered number is 6, right? अभी मैंने कहा कि नहीं, find factorial of 5 for me, so it will tell me that factorial of entered number is 1. ठीक है. This way things are happening mathematically. इस तरीके से आपने for loop को यूज कर लिया in order to find the factorial of a number. और उसमें रेंज आया, रेंज 1 से स्टार्ट हुआ, फिर आपने उसको मेंटेन किया, num+1 किया क्योंकि आपको सारी वैल्यूज चाहिए थी, और फिर आपने इनको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व करके फैक्टोरियल कैलकुलेट किया. अब बताओ, इसको कोई डाउट इस प्रोग्राम में? पढ़े आगे से. बोलिए. ये 1 मैंने इसलिए असाइन की थी क्योंकि आगे चल के जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें फैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1. अगर मान लो कि मैं यहाँ फैक्ट की वैल्यू 0 ले लूँ सपोज इनिशियल वैल्यू, तो शुरुआत में ही क्या हो जाएगा, पहले इटरेशन में 0 का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ होगा, वो 0 ही बनेगा, और हर बार फिर वो इसका इस प्रोग्राम का 0 लेने के बाद अभी हम कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू 0 या इनिशियल वैल्यू 1 के साथ? तो सवाल ही नहीं समझ पा, सवाल ही फिर से समझा मुझे. पहले तो ये बताओ कि ये फैक्ट 0 लेके चलना है कि 1 लेके चलना? 1 लेके चलना. देखो इट डजंट मैटर फॉर हर, 1 ले लो 0 ले लो, छोड़ो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. हाँ बताओ. बराबर. इटरेशन के अंदर यहाँ पे लूप में. हाँ करेक्ट. बिल्कुल. ऑफ कोर्स. जो भी देखो, इसको ऐसा मत याद रखो, ऐसा उसको अपने को याद नहीं रखना, हमें उसके पीछे कॉन्सेप्ट लेके चलना है. वो ये है कि हम जब भी किसी वेरिएबल को किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो उस वेरिएबल की जो भी रिसेंट या अपडेटेड वैल्यू है वो यूज होती है. तो अभी अगर ये ऑपरेशन पहली बार परफॉर्म हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट इटरेशन, राइट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको तो भूल जाओ, ये तो कैलकुलेट होके अपडेट होके बनेगा, राइट.
तो भाई मतलब वो नेक्स्ट स्टेप में अपडेट हो जाएगा। हाँ, ये अपडेट, ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। LHS is something which is getting calculated. RHS is something which is getting evaluated. यहां से वैल्यू इवेल्युएट होगी, वो जाएगी इसके पास, और फिर ये अपडेटेड वैल्यू बन जाएगी आने वाले प्रोग्राम के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैं पहली बार इटरेशन परफॉर्म करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। पहली बार जब चल रहे हैं तो फैक्ट की वैल्यू उस समय क्या है, 1, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर 1 into I होगा। तो 1 into I मतलब 1 into 1 for first iteration. 1 into 1 is 1. That's why it got stored again back to this. फिर अगली इटरेशन के लिए फिर वही कहानी आ गई, फैक्ट इनटू आई। पर अगली इटरेशन में अभी जस्ट पीछे जो फैक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो क्या थी, 1, तो इसलिए अभी हो जाएगा 1 into 2, so it will now become 2. That's why now fact will become 2. तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं प्रोग्राम में अपडेटेड या रीसेंट वैल्यू क्या है फैक्ट की, इट इज नॉट 1 नाउ, इट इज 2। तो अब जो अगला ऑपरेशन अगर फैक्ट इन्वॉल्व करेगा तो उसमें फिर वो 2 इन्वॉल्व, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स बोलो। एक्चुअली क्या है, मैं एक ऐसा कंटेनर चाह रहा था जिसमें मैं बहुत सारे इंटीजर्स एक एक करके मल्टीप्लाई कर दें। तो अब जब मुझे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करने हैं या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 से शुरू करना है। अगर मैंने 1 दिया और कोई भी काउंट लिया है तो फिर आंसर वो एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं आएगा उस केस में। फाइन, सो दैट्स व्हाई इनिशियल वैल्यू इज टेकन एज 1। और कुछ इसके अलावा प्रोग्रामिंग से ज्यादा है ना मैथमेटिक्स में समस्या है। क्या प्रोग्राम लूप सब समझ में आ रहा है, मैथ में प्रॉब्लम है। चलो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। सो दिस वाज वन मोर प्रोग्राम ऑफ लूप्स, और इसके बाद एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। प्राइम कंपोजिट तो हम लोगों ने वही पढ़ लिया था आई गेस, नहीं पढ़ा है? क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? मैथ्स की बात होती है तो मैथ्स की बात करते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Numbers which are having just 2 factors, and those factors are 1 and the number itself, correct? And जिनके 2 से ज्यादा factors होते हैं, those numbers are called composite numbers. तो हम loops को यूज करते हुए क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें जो कि एक नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है उसको चेक कर ले कि वो प्राइम नंबर है या फिर वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और इस रिक्वायरमेंट को भी मैं फिर से स्प्लिट करता हूँ, उसको छोटे हिस्से पे लेके जाता हूँ। Forget about prime and composite. First of all, let us think about finding the factors of a number. फिर एक बार फैक्टर्स मिल जाए, फैक्टर समझ में आ जाए क्या होता है, फैक्टर्स मिल जाए, एक बार फैक्टर्स मिल गए तो फिर प्राइम कंपोजिट सब हम लोग कैलकुलेट करके समाप्त करके निकालते हैं। फाइन, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यूजर ने एक नंबर एंटर किया 6, तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 6 तक का पूरा एक लूप चलाएं। या अगर मैं लूप भी भूल जाओगे, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, 1 से लेकर 6 तक के सारे इंटीजर्स लेके एक बार आपके नंबर 6 कौन से डिवाइड कर देते, देखिए 6 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, परफेक्टली डिविजिबल। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 ऑलवेज गिव्स अस रिमाइंडर 0, तो दैट्स व्हाई आप बोलते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, राइट। 6 divided by 2 always gives us remainder 0, so that's why 2 is a factor of 6. Similarly 3 is also a factor of 6. क्या 4 is factor of 6 है? नहीं। What about 5? नहीं। What about 6? It is. तो अगर 6 के फैक्टर्स की बात करोगे तो in total we got 1, 2, 3 and 6, टोटल आए 4 फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के भी फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी प्राइम कंपोजिट के बारे में ना सोचते हुए एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें यूजर जो भी नंबर एंटर करता है उस नंबर के फैक्टर्स हमें डिस्प्ले करना, दैट्स इट। देन विल अपडेट इट एंड देन विल गो फॉर प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। क्या किया अभी हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, दिस इटसेल्फ इज द एल्गोरिथम, यही है जिसको प्रोग्रामिंग टर्म में ले जाके कन्वर्ट है ना। क्या किया था, स्टेप नंबर 1, किसी ने एक नंबर दे दिया, नंबर रख लिया हमने सवाल के, यहाँ हर बार इसी को डिवाइड करना, न्यूमरेटर में इसी को लिखना है, डिनोमिनेटर बार-बार चेंज करना, ठीक है। फिर तुम्हें पता होना चाहिए रेंज कि कहां से कहां तक की रेंज है जिसमें मुझे फैक्टर्स मिलेंगे। दैट रेंज विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, इट विल ऑलवेज गो अप टू द नंबर इट्स। जैसे 6 आप आपने फैक्टर ढूंढे 1 से 6 के बीच में, 10 होगा तो फिर आप फैक्टर ढूंढोगे 1 से 10 तक के बीच में, राइट। तो ये भी फिक्स हो गया कि कितने नंबर्स के ऊपर हमें चेक लगाना है, जांच करनी है। फाइन, इसके बाद आपने एक एक करके इस रेंज में से नंबर उठाना शुरू किए, डिवीजन परफॉर्म किया, 6 by 1, 6 by 2, 6 by 3, 6 by 4,
6/5, 6/6। किसी केस में आपने कहा कि हाँ ये फैक्टर है, किसी केस में आपने कहा कि ये फैक्टर नहीं है, या फिर किसी केस में आपने कहा कि ये डिविजिबल है, किसी ने कहा नहीं है। कौन सा केस था जहां पे डिविजिबल था? 6 बाय दैट काउंट। क्या मैंने एक वर्ड यूज किया था बीच में, व्हाट वाज दैट वर्ड? रिमाइंडर। 6 when is divided by an integer and if remainder becomes 0, that means कि ये इससे perfectly divisible है या फिर ये उसका factor है। Like 6/2 gives us quotient 3 and remainder 0। ठीक है, तो हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये पता करने के लिए कि फैक्टर्स हैं या नहीं। अब रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं? कौन सा ऑपरेटर था जो हमने पढ़ा था उसके लिए? परसेंटेज वाला, like this. Look at this, 6%1, fine, it gives us remainder 0, fine. Similarly, if I go for the other operation, 6%2, 6%3, 6%4, 6%5 and 6%6। तो जब मैंने 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर लेकर 6 को जब उनसे डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला, तो आई ऑब्जर्व, हाँ यार 1 के केस में, 2 के केस में, 3 के केस में और बाद में 6 के केस में वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0। तो यही वो हमारे टारगेट्स है, यही हमें वो निकाल के लाना है नंबर बाहर। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला जो फंडा है ये हमें यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक, चलते हैं देखते हैं लूप में क्या करना है इसमें चेंजेस। सो सबसे पहले एक नंबर रीड करवाया जिसके फैक्टर्स डिस्प्ले करवाने, देन भूल जाओ उसको, फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, सीधे सीधे वी वेंट फॉर अ लूप। अब लूप में ध्यान से इस प्रोसीजर को देखो। द थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, कहां से स्टार्ट हुए? 1 से। कहां तक जा रहे हैं? अप टू दैट नंबर जो भी यूजर एंटर करेगा। तो क्या जो ये यहाँ पे लिखा है ये परफेक्ट है? 1 to num plus 1, the things will start from 1 and the upper limit या स्टॉप पॉइंट हमने दे दिया है num plus 1। बात तो वही हो गई, 1 to num plus 1 मतलब कि इसमें वो सारे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो कि यूजर ने अगर num की वैल्यू 6 दे दी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज ऑफ 1 to 7। 1 to 7 मतलब इट इन्वॉल्व काउंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। यही वहां भी चाहिए, रेंज बिल्कुल परफेक्टली सेट है। इसके बाद आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, इसके बाद में मैं वो जो नंबर है हमारा नम, जो कि 6 स्पेसिफिकली अगर यूजर देता है, उसको डिवाइड करता हूं मॉडुलस के लिए, किससे? हर बार अलग अलग से। पहली बार में किससे डिवाइड करना है? 1 से, दूसरी बार में 2 से, तीसरी बार में 3 से। ये समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन एक ही है, उसका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर हर बार चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर में पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 अप टू 6। तो दैट मींस कि यहां डिनोमिनेटर में क्या? I. Num will remain same. The numerator will remain same for all the operation जो भी यूजर ने नंबर दिया है, but the denominator will vary। ठीक है, पहली बार में डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, दूसरी बार में 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, एंड दैट विल गो अप टू द लास्ट पॉइंट। ठीक है, इस वैल्यू को नम परसेंटेज आई जो भी आ रही है, इसको मैं काम करता हूं, मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं फॉर दिस मोमेंट। लेट्स कॉल इट r, which stands for remainder for us। ठीक है, और अभी मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिंट कर देता हूं r, छोड़ो छोड़ो बाकी चीजें बाद में। तो आई जस्ट प्रिंटेड दी वैल्यूज, ये दोनों प्रिंट जो है फॉर के अंदर है, इंडेंटेशन से पता चलता है। ठीक है, थोड़ा आगे करके लिखा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों फॉर लूप के अंदर लिखे हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल प्रोग्राम which is taking the number as an input from the user। एक रेंज बना दी आपने 1 से लेकर उस नंबर तक की, और उसके बाद आपने उस नंबर को i से डिवाइड किया हर बार रिमाइंडर निकालने के लिए, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपने उनको डिस्प्ले कर दिया। इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं और नम की वैल्यू एक्चुअली 6 दे दूं, तो मुझे वही सब मिल जाएगा जो कि मैं पिछले जो मैं यहां आपको दिखा रहा था, ऑल दिस आउटपुट 0 0 0 2 1 0, ये वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। लुक एट दिस, है ना? तो 6 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर्स की बात चल रही है, 6 डिवाइडेड बाय 3, then 6 मॉडुलस बोलते हैं इसको, 6 मॉडुलस 4, 6 मॉडुलस 5, 6 मॉडुलस 6। तो वी गॉट ऑल द रिमाइंडर्स। वो जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे वो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर कर दिया। अब वो 6 हो या 60 हो, डजंट मैटर, प्रोग्राम तो हर बार काम करेगा ही। फाइन, अब क्या है आगे? अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से केसेस थे जो कि आपके फैक्टर्स वाले केसेस, जहां जहां पे
रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, 4 केसेस हैं जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, वहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ ऑल दोस केसेस आर एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ 6, राइट। व्हाट विल आई डू नाउ, मैं काम करता हूं कि अब मैं केवल कॉन्सेंट्रेट करूंगा उन्हीं केसेस पे जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, बाकी चीजों से, बाकी नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं। फाइन, तो मैंने एक काम किया, मैंने फिर यहाँ पर ध्यान देना, ऑफिस में एक अपडेट भी आएगा, मैंने यहाँ पर इस प्रिंट को कंडीशनल बना दिया। कंडीशनल मतलब I don't want to print remainder every time. I will print remainder only when it is 0, right? So if R is 0, then only print R. Fine. तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये if कंडीशन जो है ये लूप के अंदर है। पहली बात तो हर बार R कैलकुलेट भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन हर बार आपने कंडीशन लगा दी है कि अगर R की वैल्यू 0 आए तो ही हमें उसे प्रिंट करना है, एल्स नहीं करना। फाइन, तो इस बार अगर मान लीजिए कि मैंने इनपुट अगर 6 दिया, हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू गेट 0? 4 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं, 4 बार प्रिंट होगा केवल, और वो तभी होगा जब आर की वैल्यू क्या है, 0। पर ये भी मेरा कोई बहुत खास सिग्निफिकेंस का नहीं है, आई एम प्रिंटिंग रिमाइंडर्स एक्चुअली। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ 4 बार रिमाइंडर 0 आया है, मतलब 6 के जरूर 4 फैक्टर हैं। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं जैसे इस प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट करूं, और सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 20, तो मुझे काउंट्स में अगर पता चलना करना है तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये होगा कि 20 के 6 फैक्टर्स। ये नहीं दिख रहा कि वो फैक्टर्स क्या है, देयर आर 6 फैक्टर्स, दोस फैक्टर्स मस्ट बी 1 2 4 5 10 एंड 20, जिससे 20 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमें प्रिंट लेकिन रिमाइंडर नहीं करना। आपने कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट लगाई है, बस आपने प्रिंटिंग गलत करी, आपको रिमाइंडर प्रिंट नहीं करना, आपको प्रिंट क्या करना है, दैट फैक्टर। वो फैक्टर कहां है, इज इट नम, क्या नम फैक्टर है क्या, आई है, नम तो हमारा नंबर है, तो वो तो थ्रू आउट द लूप, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही बना रहेगा। अगर वो 6 है तो 6, 20 है तो 20, राइट। फैक्टर दरअसल ये है, कौन, आई, जो हर बार वेरी हो रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 6 के केस में 2 है, और इफ 6% 2 is becoming 0, okay, remainder is 0, but then that number 2 is the factor of 6. So instead of printing R, I'll here print what, I. R print करने की बजाय मैं यहाँ पर print कर दूंगा I. तो I am printing all those values of I where this operation is generating result 0. जब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तब मैं I की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे केस में जब मैं आगे बढ़ता हूं तो 6 will give me this 1 2 3 and 6, or 20 will give me this 1 2 4 5 10 and 20. Ultimately we created a program in which we got factors calculated for a entered number. एक entered number के लिए आपने सारे factors जो हैं वो print करवा लिए हैं। ठीक है, और अगर इस प्रोग्राम को मैं चला के यहाँ पे सपोज लिख दूं 19, तो I'll get factors 1 and 19. It's time to introduce the definition again. जब आपके पास एक से 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं किसी भी नंबर के, तो वो नंबर जो है कंपोजिट नंबर कहलाता है। लाइक 6, इट वाज अ कंपोजिट नंबर, यू आर हैविंग 4 फैक्टर्स फॉर इट, राइट। 20, इट वाज अ कंपोजिट नंबर एज वेल, क्योंकि इसके 6 फैक्टर्स हैं। बट 19, इट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। फाइन, तो दिस इज द डिफरेंस। अभी आपने प्राइम कंपोजिट कुछ नहीं किया है, हाँ आपको फैक्टर जरूर पता चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर ये कैपेबिलिटी तो है कि उसे पता चल गया है कि एक एंटर्ड नंबर के फैक्टर्स क्या है। ठीक है, इतने में अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर इसको हम अपडेट करें और प्राइम कंपोजिट की तरफ जाकर वैसा कंक्लूजन निकालेंगे। ये समझ में आ गया, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एन एंटर्ड नंबर, फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। Got it? पक्का? तो एक बार फैक्टर्स अगर आ गए तो मुझे लगता है शायद आप भी वहां जो देख रहे हो मैनुअल बात करते हैं प्रोग्राम को छोड़ के,
कैसे पता चल रहा है कि प्राइम है नंबर है कंपोजिट? यू आर एक्चुअली व्हाट काउंटिंग द फैक्टर्स। आप फैक्टर्स को काउंट कर रहे हो और काउंट करने के बाद आप तय कर रहे हो कि एंटर्ड नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट। फाइन, काउंटिंग इफ is 2, you will display that the number you're observing that the number is prime. If the count is greater than 2, then you're displaying or thinking that the number is composite. So why not to introduce a counter here? क्यों ना यहाँ पर एक काउंटर इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, मतलब मेरा काम ये जितने मैं फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूं उनको काउंट कर ले। ठीक, देखो कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो चल गया, रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर प्रिंट भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपने फैक्टर्स प्रिंट कर दिए। व्हाट विल हैपन इस, अगर मैं इस इफ के अंदर ही अगर लिख दूं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और बाहर लूप के ठीक पहले काउंट को इनिशियलाइज कर दूं बाय 0। सो अगेन आई हैव टेकन अ न्यू वेरिएबल, एक नया वेरिएबल ले लिया, उस नए वेरिएबल का नाम दे दिया काउंट, इसको इनिशियलाइज किया बाय 0। देखो काउंटर लगाने का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर अ कंडीशन विल अपीयर और व्हेनेवर कंडीशन विल कम देन आई विल इंक्रीमेंट बाय माय काउंटर बाय 1। जब जब एक फैक्टर मिलेगा तब तब मैं काउंट की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ा दूं। फाइन, और शुरुआत में काउंट 0 इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि इस पे आगे चल के मुझे एडिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और शुरुआत में मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे अभी तक एक भी फैक्टर नहीं मिला है। राइट, तो काउंट इज इनिशियलाइज्ड बाय 0 और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 लिख दिया है इफ के अंदर। अब इफ के अंदर मतलब इसका क्या मतलब, इफ के अंदर ही काउंट क्यों लिखा जाएगा? कंट्रोल इफ के अंदर कब आएगा? जब रिमाइंडर क्या होगा 0। जब रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये है कि आपको शायद एक फैक्टर मिला है, वो आप प्रिंट भी कर रहे हो, मैंने से हटाया नहीं, वो आप प्रिंट भी कर रहे हो, और फैक्टर को प्रिंट करने के साथ साथ मैं इस काउंट को 1 से इंक्रीमेंट भी कर रहा हूं। तो जब भी प्रोग्राम जैसे 6 के केस में अगर जैसे पहला फैक्टर मिला 1, उसने प्रिंट किया 1, तो उसके साथ साथ में काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, वो 0 से क्या हो जाएगी बढ़ के 1। फाइन, अगली बार में 6 का अगर अगला फैक्टर मिला 2, तो आप यहां पर आए, उसने 2 प्रिंट किया, तो 2 प्रिंट करने के ठीक बाद काउंट 1 से बढ़ गया, वो 1 + 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जितनी बार फैक्टर प्रिंट होगा उतनी बार ये काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब अगर मान लो कि मैं इस लूप के बाहर आ जाऊं, तो इस लूप के बाहर आने पर मुझे एक्चुअली अब मेरे फैक्टर्स का काउंट भी पता है। फैक्टर्स प्रिंट तो हो गए, मैं जैसे यहाँ पे अगर लिख दूं प्रिंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, फाइन, और वो उसको मैं ले लूं इसमें, उसको प्रिंट कर दूं काउंट। गेट दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आखिरी में मैंने ये अपडेट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर काउंट। फाइन, अब देखो प्रोग्राम में क्या चेंज आया, execution. Look at this. Number 6. Look at this. 1, 2, 3, and 6. These are the factors. But the total number of factors are 4. So just a small update. इसी को आप किसी भी एक काउंट के साथ, किसी भी नंबर के साथ में जोड़ के देख लीजिए। 20 factors are 6. Right? Then what was that prime number जो हमने लिया था? 19. So number if is 19. Then total number of factors are 2. ठीक, तो एक छोटा सा चेंज हमने और किया, along with printing the factors we imposed a counter as well inside the if condition. तो हर बार जब जब फैक्टर आया तब तब काउंटर 1 से बढ़ गया, लूप खत्म होने के बाद में काउंटर तैयार था, उसने बता दिया कि इतनी बार मैंने इंक्रीमेंट लिया है। फाइन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, इस प्रोग्राम में इस अपडेट को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है जो अभी किया? आई समस्या? कहाँ समस्या बताओ, बोलो जल्दी बोलो। सर मतलब वो काउंट कैसे कर रहा है? काउंट कैसे कर रहा है? अच्छा चलो बोलो। ध्यान से देखना, एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो फर्स्ट है num रीड हुआ, लेट्स टेक 6 जो हम हर बार ले रहे थे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ num? 6।
जब भी मैं डिबग करता हूँ कोड को तो वेरिएबल्स पे हमेशा नजर बना के रखा करो, क्योंकि वेरिएबल से हमें एक्चुअली जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका करंट स्टेटस पता चलता है। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, काउंट इनिशियलाइज हो गया, वहां देखो वेरिएबल्स में काउंट की वैल्यू इज 0, राइट। लूप शुरू होने वाला है, लूप की रेंज डिफाइन करो फटाफट से मन में। लूप की रेंज है फ्रॉम 1 टू num+1। num+1 मतलब 6+1 मतलब 1 to 7। 1 to 7 मतलब कितनी वैल्यूज है उसके अंदर? 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 बार ये लूप चलेगा, 6 बार आई की वैल्यू बदलने वाली। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 4 5 एंड 6। पहली बार लूप के एग्जीक्यूशन की तैयारी हो गई, लूप के अंदर गए, लुक एट वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 1 फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब पहले जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में आऊंगा ना वो पहले आप करके बताऊंगा बोल के। इस कैलकुलेशन पे ध्यान दो, दिस इज द थिंग व्हिच इज गेटिंग इवैल्यूएटेड, उसका आंसर आके आर में स्टोर होने वाला है। ठीक है, नम परसेंटेज आई, वैल्यूज चेक करो वहां से, व्हाट इज नम? नम इज 6, 6%1 क्या कैलकुलेट होगा? 0, क्योंकि जब 6 1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बनता है? 0 बनता है। इसीलिए जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, लुक एट आर, व्हाट इज आर नाउ? 0, तो रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। अब कुल मिलाकर ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये अब हर बार रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, जो हम पहले भी बोल रहे थे। फाइन, तो नम जो फिक्स है फॉर ऑल द इटरेशन व्हिच इज 6, ये डिवाइड होने वाला है 6 बार के इटरेशन में, किस किस से? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। कभी रिमाइंडर 0 आएगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फाइन, अब हम बोल रहे हैं कि यार अच्छा जब जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब वो फैक्टर वाला केस है, तो हमने स्पेसिफिक फिर एक कंडीशन दी कि जब जब फैक्टर आए तब ये चीजें एग्जीक्यूट। तो इफ रिमाइंडर इज 0, क्या रिमाइंडर 0 है इस इटरेशन के लिए? हाँ, तो इफ रिमाइंडर इज 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आगे बढ़े। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर नाउ? वी आर ट्राइंग टू प्रिंट आई। हम रिमाइंडर प्रिंट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 1, दैट इज आवर फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए वी प्रिंटेड द फैक्टर, ये आ गया वो पहला नंबर स्क्रीन पे, ये रहा। अभी मुझे बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो 6 के जो 4 फैक्टर्स आने वाले हैं उसमें से कितने फैक्टर मिल गए? 1 मिला है। तो वो जो 1 मिल गया है ना आपको, तो मैंने कहा कि एक काम करो कॉपी में कहीं लिख लो कि 1 फैक्टर मिल गया। अगली बार जब दूसरा मिलेगा ना मैं बोलूंगा कि उस 1 को बढ़ा लो, 1 से क्या कर दो? 2। तो आपको काउंटर रखना है जिसको आपको इंक्रीमेंट करना है व्हेनेवर यू आर गेटिंग द फैक्टर, वो ये काम कर रहा है। अभी काउंट की वैल्यू क्या है? 0। प्रिंटिंग के बाद इफ कंडीशन के अंदर ही हमने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। count equals to count plus 1, so count at this point is 0, 0 plus 1, it will now become 1। इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, काउंट देखो 1 से बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़े, एक और इटरेशन और कर लेते हैं इसमें। आई की वैल्यू नाउ इज 2। ठीक है, नम परसेंटेज आई मतलब 6%2, दिस इज a factor since remainder will become 0 again, right? Since remainder is 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम वापस से उस फैक्टर को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग आई, सो 2 विल बी गेटिंग प्रिंटेड, हियर इट इज अगला फैक्टर। लेकिन फिर कहा अरे एक और फैक्टर मिल गया, उसका मतलब ये काउंट को इंक्रीमेंट करने का नंबर आ गया, तो फिर से काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट की वैल्यू अभी क्या है? 1, नाउ इट विल बिकम 1 plus 1, so after this operation count will become 2। तो ट्राई टू रिलेट, 2 फैक्टर प्रिंट हो गए हैं और काउंट की वैल्यू भी क्या बन गई है? 2। तो अल्टीमेटली यहां पर जितनी बार भी फैक्टर मिलेगा उतनी बार ये काउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। गॉट इट? किसी को डाउट नहीं? सो दिस वे द काउंट इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड, प्रिंटेड एंड सो ऑन। और फिर अब हम आ जाते हैं हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो थी चेकिंग वेदर अ नंबर इज prime or composite, right? Everything is dependent on number of factors, कि number of factors कितने आए। तो हमने अब एक काम किया, यहां पर ये जो प्रिंट किया था हमने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू काउंट, इसके ठीक नीचे मैंने कंडीशन लगा। उस कंडीशन में मैंने लिखा इफ काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2, मतलब कि अगर फैक्टर्स कितने आए हैं? 2, तो उस केस में प्रिंट entered number is what? Prime greater, else print entered number is not prime, the entered number is composite। just a small thing, look at this, आपके पास ऑलरेडी काउंट की वैल्यू है इस पॉइंट पे जब आप लूप के बाहर आए, मतलब आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल है।
बस उस नंबर ऑफ फैक्टर पे हमने एक कंडीशन और लगा दी कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं तो प्रिंट कर दो कि नंबर प्राइम है, एल्स प्रिंट कर दो कि नंबर कंपोजिट है। दैट्स इट। अब मैंने इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन पे अगेन आस्क मी फॉर अ नंबर, आई एंटर 20। ठीक है, ये सारे रिजल्ट डिस्प्ले हो गए, 20 के सारे फैक्टर्स, total number of factors and the final result that entered number is composite. Fine. और इसी को जब मैंने चेक किया for 19, so we got this result. Factors of 19, then total number of factors that we got 2, and the result entered number is fine. Fine. This way we gradually step by step handled all the things. Fine. वैसे मेरी requirement सिर्फ इसकी थी, just this line. तो अब केवल अगर यही लाइन चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस जितनी एक्स्ट्रा चीजें कर रखी हैं उसको हटा दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। मैंने अगर देखो ध्यान दो, मुझे अगर फैक्टर्स प्रिंट नहीं करवाना है, आई विल हाइड दिस। ठीक है, इसे कमेंट आउट कर दिया, मुझे फैक्टर्स प्रिंट नहीं करवाना, मुझे केवल क्या करना है, जब जब फैक्टर मिले तो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाए। मैं जब बाहर आऊंगा तो मुझे टोटल फैक्टर्स भी प्रिंट नहीं करवाना, उसे भी मैंने हटा दिया। बस अब क्या होगा, अब ये लूप चलेगा, जब जब फैक्टर मिलेगा, जब जब रिमाइंडर 0 है तब काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट लेके ही आप बाहर निकल रहे हो, उस काउंट के बेसिस पे आपने डायरेक्ट कंडीशन लगा दी। दैट्स इट। तो इस प्रोग्राम में और कुछ नहीं प्रिंट होना, जो आपको चाहिए केवल वन लाइनर कंक्लूजन। तो इफ आई हैव गिवन 20 हियर, इट विल टेल मी दैट द एंटर्ड नंबर इज कंपोजिट, राइट? And similar to that, if I enter some prime number, say 17 or 19, it will tell me that is entered number is prime. Fine. तो वो जो इसके पहले का पूरा काम था वो तो हमने हमारी समझ के लिए किया था कि हम प्राइम कंपोजिट तक पहुंचे कैसे। फाइन। जरूरी नहीं होता कि हर वो चीज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपको डिस्प्ले करना ही है। अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या इनपुट लेना चाह रहे हो, वो प्रोग्राम से किस तरह के आउटपुट की एक्सपेक्टेशन। फाइन। So this is the program for finding or checking whether entered number is prime or composite. चलो यहाँ देखो, थोड़ी देर के लिए लूप को एक ब्रेक देते हैं, लूप पे कुछ प्रोग्राम्स और बनेंगे आगे। और फॉर लूप के अलावा एक और लूप होता है जिसे व्हाइल लूप कहा जाता है, वो भी पढ़ेंगे। अभी हम एक स्पेसिफिक टाइप का एंड दैट इज व्हाट यू कॉल स्ट्रिंग्स। बात भी की हुई हमने स्ट्रिंग्स पे, इसके पहले उस पे हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं हाल फिलहाल। छोटा मोटा डिस्कशन है स्ट्रिंग्स की, कुछ प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कि उनकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उस पे एक शॉर्ट डिस्कशन हमें करना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये चीज पता ही है कि अगर मैं कहीं सपोज एक इस तरह का स्टेटमेंट लिख दूं तो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, और इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स एंड द कैरेक्टर्स यू कैन से। फाइन। स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सबका इम्प्लिसिट इंडेक्स होता है। ये जो मुझे इस वाले स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस वाली स्लाइड पे जो दिख रहा है वो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज हैविंग अ इम्प्लिसिट इंडेक्स अलॉटेड टू इट। इम्प्लिसिट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मान लीजिए कि अभी आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई थी एबीसी, राइट? इसका नाम क्या था स्ट्रिंग का? एस। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एस प्रिंट करूं तो आई गेट दैट वैल्यू एबीसी। बट अगर मान लो कि मैं एस के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर लिख दूं 0 सपोज, और मैंने इससे एंटर प्रेस किया, व्हाट आई एम गेटिंग हियर? ए। फाइन। इसी के बाद अगर मैंने कहा एस ऑफ 1, व्हाट विल आई गेट नाउ? बी। एस ऑफ 2,
व्हाट इज दैट? सी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग का एक एक जो कैरेक्टर है उस पे इम्प्लिसिटली सिस्टम ने इंडेक्स अलॉट किया हुआ है। ये इंडेक्स जो है ये हमेशा 0 से स्टार्ट। फाइन। तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे उनको आप एक्सेस कर सकते हो इंडिपेंडेंटली 0 से स्टार्ट करते हुए। 0 1 2 3 4 इस तरह से इंडाइसेस जो है वो सारी अलॉट। फाइन। तो जो भी लेंथ की स्ट्रिंग हो, अगर मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो ज्यादा लेंथ की ले ली, सपोज ABCDEFGH, राइट। इस केस में आपका मान लो अगर मुझे यहाँ से E बाहर निकालना है सपोज, तो अगर यहाँ पे इंडेक्स काम करो 0 1 2 3 एंड 4, राइट। फिफ्थ एलिमेंट है बट द इंडेक्स विल बी 4 since the indices are starting from 0, right? So S of 4 will be this specific element that we are talking about, E. ठीक है। तो इंडाइसेस हैं, इंडेक्स है, और इंडेक्स के आधार पे आप जो है स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं दिस वे। ठीक है, गॉट इट। चलो, इसके ठीक बाद किसी एक स्ट्रिंग में इंडाइसेस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। दरअसल स्ट्रिंग को आप रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हैं पीछे से। जैसे अगर मैं यहाँ लास्ट वैल्यू की अगर बात करूं H, मुझे पहले तो सामने से काउंट करके बताओ कि इसका इंडेक्स क्या है। What is that number? 7. So S of 7 is H. अगर मान लो कि मैं S of -1 लिख दूं यहां पर, ठीक है, तो इट इज स्टिल H। तो स्ट्रिंग के इंडाइसेस को अगर आगे से आप पढ़ोगे तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और बढ़ रहे हैं एक एक करके। पीछे से अगर पढ़ोगे तो वो स्टार्ट हो रहे हैं -1 से और घट रहे हैं, -1 -2 -3 -4, नेगेटिव इंडाइसेस भी रहती हैं। फाइन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ S of -2? G। ठीक है, एंड सिमिलरली द अदर वैल्यूज। ठीक, तो नेगेटिव इंडेक्स भी होती हैं स्ट्रिंग्स के साथ में, वो इस तरीके से एक्सेसिबल होती हैं। किसी भी एक स्ट्रिंग में जहां पर अगर जैसे मान लीजिए कि लास्ट इंडेक्स वाज 7, अगर मान लीजिए कि मैं S of 8 अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो इट विल रिटर्न एन एरर ड्यूरिंग दिस। क्या लिखा हुआ गया? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। फाइन। तो अगर रेंज के बाहर का कोई भी इंडेक्स दिया तो उसमें समस्या आएगी। फाइन। तो रेंज के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। प्लस आफ्टर दैट, ओके, लुक एट दिस, इसे कहा जाता है एक्सेसिंग दी सबस्ट्रिंग्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग्स का मतलब होता है एक स्ट्रिंग का पार्ट। फाइन। अभी आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ पर एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर रहे थे। मान लो कि अगर सपोज एक कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एस एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू है, और वो वैल्यूज हैं सपोज, चलो एनीवेज, this is a string, suppose we are having this। अब मान लो कि मुझे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में से केवल इसको बाहर निकालना, only this part। फाइन। तो अब इस पार्ट को निकालने का मतलब ये हो जाता है कि you are trying to fetch a substring of a string। ठीक है, एक स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को टेक्निकली स्लाइसिंग भी कहा जाता है। यू आर ट्राइंग टू स्लाइस द स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग को स्लाइस करने की कोशिश करें। फाइन। अब इसमें स्लाइसिंग के लिए जो रूल्स चलते हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, वो रूल्स हमें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करना है। फाइन। हम यहाँ पर स्लाइसिंग के दरमियान यहाँ देखो, अगर मैं स्ट्रिंग का नाम लिखूं एस, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आसान से शुरू करते हैं। मैंने लिखा 0, राइट। यू नो S of 0 is just the first character, that's it। what is that? T। फाइन। और अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा 0 to 5 से फॉर एग्जांपल, let's take 4, ठीक, और एंटर प्रेस किया, और I'm getting here THIS this, राइट। ये 0 to 4 जो मैंने लिखा है, इसको बिल्कुल वो जो रेंज वाली जो चीजें मैंने बताई थी ना उससे रिलेट कर ले। फर्स्ट नंबर दैट यू गिवन इज द स्टार्ट, सेकंड इज स्टॉप। स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव, दैट्स इट। तो 0 to 4 अगर दिया है कॉलन सेपरेशन के साथ, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो वैल्यूज इंक्लूडेड है वो है 0 1 2 3, 4 इंक्लूडेड नहीं है। फाइन। तो 0 1 2 3 पोजीशन पे जो भी पार्ट है इस स्ट्रिंग का, उसको निकाल के बाहर ले आओ। तो इस वजह से वो लेके आ गया THIS 0 1 2 3। फाइन। नाउ ट्राई टू टेल मी ये कैसे आएगा? What should I give there? स्पेस के लिए भी काउंट लगाना है।
10 to 16. Okay. Okay. 15. चलो काउंट करो 1 2 3 4 इंडेक्स के हिसाब से काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 राइट 5 and 6 7 8 9 तो वन थिंग इज क्वाइट श्योर दैट कि इसका इंडेक्स तो 10 है ठीक है 10 के बाद में 11 12 13 14 15 ये इसकी भी जांच हो जाएगी क्योंकि ये आखिरी कैरेक्टर है तो शुड आई गिव 16 और नॉट क्योंकि 16 दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आउट ऑफ रेंज बोल दे तो मैंने एक बात तुमसे कही थी कि स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव तो 10 11 12 13 14 15 पहले तो बताओ आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है 15 ठीक है तो क्या मैं 16 दे सकता हूं पहला सवाल तो ये है कहीं वो आउट ऑफ रेंज तो नहीं बोल देगा उसको देख 10 to 16 gives us this so it worked 16 minus 1 अच्छा क्या अल्टरनेट क्या है सही बताओ आपने क्या बोला था 15 हाँ अगर मैंने यहां पर सपोज दे दिया 15 तो इट विल ब्रिंग दी कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 10 11 12 13 एंड 14 तो एक कैरेक्टर वो कम लेके आए दैट सिचुएशन तो कोई वे आउट ही नहीं है उसके अलावा हाँ शायद हम अगर यहां पर 17 दे दें तो इसे 10 to 16 वाले कैरेक्टर सही और 16th इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन बी स्ट्रिंग आ गई इसका मतलब दैट विल बी गेटिंग प्रिंटेड तो अगर मैं यहां पर 30 दे दूं तो स्टिल हाँ लेकिन अगर ध्यान देना ऐसा लिख दूं तो इस केस में विल गेट दी एरर तो इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम अ इंडेक्स व्हिच इज नॉन एग्जिस्टिंग देन यू आर गोइंग टू गेट दिस एरर ठीक है तो रेंज में वो समस्या नहीं है तो हो गया रेक्टिफाइड फाइन सो दिस वे वी फैच द सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग की आपने सबस्ट्रिंग जो है इस तरीके से बाहर निकाली प्रोबेबली वन मोर वे वो भी देख लेते हैं कहां से स्टार्ट हुई थी चीजें 10 से ना 10 कॉलन नथिंग एंड वी आर गेटिंग द सेम थिंग फाइन 10 कॉलन नथिंग का मतलब ये होता है फ्रॉम दिस इंडेक्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमने स्टॉप पॉइंट नहीं दिया ना इसका मतलब ये होता है कि टिल द एंड फाइन तो अगर अब मैं तुमसे कहूं कि एक काम करो मुझे इस आई से आई ऑनवर्ड्स पूरी स्ट्रिंग जो है ये मुझे चाहिए पूरी सब स्ट्रिंग तो सिर्फ मुझे स्टार्ट पॉइंट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा 6 to nowhere तो अगर यहां 6 दे दें which is the start point तो it will return this is it 6 5 since the values are starting from 0 okay ठीक है तो आपने स्टॉप पॉइंट नहीं दिया मतलब कि that will go up to the end of string fine और वैसे ही अगर स्टार्ट पॉइंट मिस कर दें तो केवल स्टॉप दे दें गेटिंग अ पॉइंट यहां पे हमने क्या दिया है केवल स्टार्ट तो यहां से शुरू करना है और जाना है अप टू एंड ऑफ स्ट्रिंग व्हाट विल हैपन इफ आई टेक a number here and nothing there on start point error it will start from very first character मतलब ये आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देगा आपने स्टार्ट कुछ नहीं दिया समझो दोनों आर्गुमेंट क्या है स्टार्ट एंड स्टॉप राइट आपने स्टार्ट कुछ नहीं दिया का मतलब ये हो जाता है कि you need to start from the first character 0 index fine और उसके बाद में you are targeting to go up to this but stop is not inclusive
अब स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव, मतलब कि अगर ध्यान दोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, राइट। 10 इंक्लूसिव नहीं था इसलिए वो नहीं आया, 0 से 9 तक की यहाँ पर डिस्प्ले। गॉट इट। तो 1 2 3 दिस वाज द स्पेसिफिक केस, वो हमने देखा था। कॉलम 3 ये भी हमने देखा, 4 कॉलम ये भी हमने देखा, ये सेम केस है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? ब्लैंक कॉलम ब्लैंक पूरी स्ट्रिंग, ठीक है। नो स्टार्ट नो स्टॉप, फाइन लाइक दिस, एस colon and the close, it will give me the complete string, ठीक है। no start no stop has been given. should we check कि यहाँ पर हमारे पास में स्टेप रहता है कि नहीं रहता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने 0 से शुरुआत करी, मान लीजिए कि मैं 10 तक जाना चाहता हूँ, मतलब 9 तक जाना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक और पैरामीटर इंक्लूड कर दिया, उसे मैंने बोल दिया 2। लुक एट दिस, where is our string? Here it is. Try to relate कैसी वैल्यूज आई हैं। सबसे पहले इंडेक्स 0, फाइन, इंडेक्स 0 में क्या लिखा है? टी, राइट। फिर लेकिन आपने बोला स्टॉप तो ठीक है, मैं वहां रुक जाऊंगा, और आपने बोला स्टेप विल बी ऑफ 2। तो 0 के बाद में अब आप अगली वैल्यू कौन सी उठाएंगे? 0 में +2 कर दो, क्या आएगा? 0 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 2, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक एलिमेंट को छोड़ दिया, इंडेक्स 1 वाले को, और किसको उठा लिया? इंडेक्स 2। तो इसलिए यहाँ पे अगली वैल्यू क्या आ रही है? आई, फाइन। फिर एक को छोड़ा और अगला कैरेक्टर उठाया, वो क्या है? स्पेस। फिर एक को छोड़ा, फिर अगला उठाया, एस, दिस वे, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये है स्टेपिंग, फाइन। तो ड्यूरिंग फाइंडिंग द सबस्ट्रिंग्स इवन यू कैन गिव द स्टेप साइज, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप साइज दे सकते हैं, वो आपके कस्टमाइजेशन में काम आ सकता है। तो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप जैसे काम कर रहा था रेंज में, वैसे ही यहां पर भी काम करता है ड्यूरिंग फाइंडिंग द स्लाइसेस। देखो उधर, देयर इज वन बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम होता है len। len इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं len के साथ में ब्रैकेट में अगर कोई भी एक स्ट्रिंग का नाम दे दूं, तो दैट विल return the length of that string. Look at this. Its length was 16. Total 16 characters were involved, and that is what we are getting here. So len is used for that. अगर हम मान लीजिए कि दो स्ट्रिंग्स को, ये मैंने पहले भी बताया था हालांकि आपको, दो स्ट्रिंग्स को अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस के जरिए आपस में ऑपरेट करते हैं, तो वो अर्थमेटिक नहीं होता, वो कॉन्केटिनेशन होता है, फाइन। वो दोनों स्ट्रिंग्स आपस में क्लब हो जाएंगी, एक नई स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आप ऐसा भी कई बार लिख सकते हैं कि सपोज आपने लिखा है S1 is equals to ABC, S2 is equals to DEF, and then you went for S3 equals to S1 plus S2. So in that case, S1 and S2 will be having their values intact. उनका जो कॉन्केटिनेशन है वो आपने कहाँ स्टोर कर लिया है? S3 में स्टोर कर, ठीक है। तो दिस इज कॉन्केटिनेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। प्लस अगर मान लीजिए कि किसी भी एक स्ट्रिंग में आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी नंबर का, तो उसका मतलब रिपीटेशन होता है। तो S1 into 2 मतलब कि S1 में जो भी वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी। तो ABC ABC, राइट। S1 into 3 ABC ABC ABC। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अगर आप स्ट्रिंग के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट रिपीटेशन, उसे रिपीटेशन कहा जाता है, फाइन। वैसे ही एक यहाँ पर कीवर्ड चलता है, एक ऑपरेटर है जिसे कहता है इन, राइट। व्हाट इज दैट इन? इन इज जस्ट टू चेक वेदर द सबस्ट्रिंग बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग और नॉट, फाइन। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट। एक और मैं स्ट्रिंग ले लूं S1 और इसमें मैं स्टोर कर लूं सपोज दिस, फाइन। अब मुझे चेक करना है कि S1 जो है इट इज पार्ट ऑफ S और नॉट, फाइन। क्या S1 जो है ये S का पार्ट है या नहीं, फाइन। तो दिस इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज कंटेन्ड इन S। इसको चेक करने का तरीका ऐसा है, S1 इज S, इज नहीं, S1 इन S। क्या रिटर्न कर रहा है ये?
ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि दिस वैल्यू व्हिच इज देयर इन S1 whether it is contained in S or not. Fine. If it is, it will return true. Fine. Else false. जैसे मान लो मैंने S2 लिया, suppose this small t के साथ, और अब मैंने चेक किया S2 in S, it will return false. तो just to check कि एक string जो है क्या वो contained है within some other string or not, you can use this keyword in. Fine. शायद यहाँ लिखा नहीं है, और एक और कीवर्ड होता है एंड दैट इज नॉट इन, आई गेस। देखते हैं इस पर के S2 नॉट इन S, करेक्ट। तो ये उसका फ्लिप है कि अगर मान लीजिए कि कंटेंट नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिया S2 नॉट इन S, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, क्योंकि हाँ S2 की जो वैल्यू है वो इसमें कंटेंट नहीं है। तो इन के साथ साथ में नॉट इन भी एक ऑपरेटर चलता है जस्ट टू चेक द सबस्ट्रिंग्स एग्जिस्टेंस। सिमिलर टू दैट यू आर हैविंग वन मोर फंक्शन इन्वॉल्व। एक स्ट्रिंग को लेके एक फंक्शन और हमारे पास है, वो फंक्शन क्या है, फाइंड। फाइंड, ठीक। अब फाइंड कैसे काम कर रहा है, फाइंड काम करेगा, लुक एट दिस। अगर मैं लिखूं s इज दिस स्ट्रिंग s डॉट फाइंड, और यहाँ पे दे दूं कोई एक कैरेक्टर, सपोज कैपिटल S, फाइन, क्या मिला मुझे, 10। ध्यान देना, आपने इसके पहले अभी तक वो जो फंक्शन एलियन था उसको यूज करने के लिए ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग का नाम लिखा, करेक्ट। अभी यहाँ पर ये जो फाइंड फंक्शन है इसको आप यूज करने के लिए स्ट्रिंग के रेफरेंस इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग का नाम डॉट फाइंड, दोनों में अंतर है। वो बिल्ट इन फंक्शन है और ये जो है ये क्लास फंक्शन, इसमें डिफरेंस आपको बताऊंगा आगे चल के। बट यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जिस स्ट्रिंग के अंदर आप सर्चिंग कर रहे हो उसका नाम डॉट फाइंड, ब्रैकेट में वो कैरेक्टर जिसको आप ढूंढ रहे हैं। फाइन, तो हम ढूंढ रहे थे कैपिटल S को, मैं से बदल देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है नामों में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया T, स्मॉल t, ठीक है। So I'm searching within string S, and what I'm searching here, the character T. अगर वो मिल गया तो वो जो भी इंडेक्स पे रिसाइड कर रहा है वो इंडेक्स आपको एज आउटपुट बाहर मिल जाए। फाइन, लेट अस टेक इट्स फ्लिप एग्जांपल। हमने यहाँ इन्वॉल्व किया x, यहाँ पर क्या आ गया, -1. So -1 probably is the output which this function will return in case when the given character is not found within the string. अगर नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न कर रहा है, y -1, z -1, ठीक है। तो if any character is not present in the string it will return -1, ठीक है। तो find is that function which you can use for finding the existence of a character within a string. अब एक फंक्शन और होता है जनरली, शायद हमने कभी यूज किया हो, उस फंक्शन को कहा जाता है dir, which is also built in function, ठीक है। अब dir का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि मैंने dir एग्जीक्यूट किया, जैसे यहाँ पर s क्या है, s इज अ स्ट्रिंग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैंने dir ऑफ s किया तो इट विल रिटर्न मी a list of attributes, you can say, list of functions, you can say, that are associated with that object s, with that variable s. अब इन सब में ढूंढो, इसमें फाइंड भी मिलेगा, देखो अल्फाबेटिकली ढूंढने की कोशिश करो, भाई फाइंड है क्या इसके अंदर, है ना। we are having a function contained inside this of which name is find, and this is what we were using there, यही हम यूज कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो वो चीजें लिखी हुई है ये भी यूज हो सकती हैं, हाँ हो सकती है, तभी तो लिखी। तो s के साथ में जैसे मैंने कहा फाइंड यूज हो सकता है, वो तो मैंने डायरेक्टली बता दिया। यू कैन यूज अदर थिंग्स एज वेल, यू कैन यूज काउंट, यू कैन यूज दिस इज न्यूमेरिक, ये वो चीजें जो हमें समझ में आ रही है, जॉइन, लोअर, अपर and replace and the others. So these are all functions that are associated with s string. Fine. और ये set of functions जो है ये बदल जाते हैं for every type of variable. जैसे कि अगर x एक integer है, fine,
और अगर मैं dir ओवर x करने की कोशिश करूं तो यहां भी मुझे लिस्ट ऑफ अवेलेबल एट्रीब्यूट मिलेगा, लेकिन ये अलग होगा उससे। यहां ढूंढो, यहां फाइंड है क्या? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स के साथ में यू वोंट बी एबल टू यूज फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो स्पेसिफिक फंक्शंस के सेट होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ में यूज किए जा सकते हैं, और वो फंक्शंस की लिस्ट अगर आपको देखनी हो यार इस डेटा टाइप के साथ में क्या क्या फंक्शंस यूज कर सकता हूं, तो उसके लिए आप dir चला लो उसके ऊपर, उससे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, गॉट इट? तो वो अपर लोअर क्या थे वो सब यहाँ पे एक बार देखते हैं यार उसको। मान लो कि एस एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर वैल्यू है एबीसी, फाइन, और मैंने अचानक से यूज किया एस डॉट अपर। अपर वाज अ फंक्शन व्हिच मस्ट बी हियर, है कहीं ये अपर, करेक्ट? ये स्ट्रिंग वाला है उसमें कंटेंट, तो मैंने लिया एस डॉट अपर, और जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के साथ में ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और मैंने ऐसे एग्जीक्यूट किया। ओहो, वो ऑलरेडी अपर केस में, सॉरी, अपर की बजाय क्या यूज कर दूं मैं यहाँ पर? लोअर ब्रैकेट यूज कर दूं, तो it gives me this. So that string got converted to lower case when it went through this function. Fine. So we are having already this methods contained within S attributes जो कि एक given string को upper या lower case में convert कर सकते हैं directly. और ऐसे ही और भी methods हैं जो आपको अलग अलग circumstances में आपकी requirement के हिसाब से आप use कर सकते हैं. Fine. So dir is something which can give us this list which we use. Got it? यहाँ देखो अलग अलग कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फाइंड वी ऑलरेडी यूज, फाइंड में यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज फाइंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, आप चाहें तो एक स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। वहां देखो फाइंड के साथ में हमने पहले क्या लिया था, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लिया था, अभी यहाँ पर ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। आई मीन दिस, सो एफ दिस इज अ what we've taken earlier string, अगर s ये है और मैं अगर लिखूं s डॉट फाइंड, तो फाइंड के साथ अंदर दे दूं is, ठीक है? तो स्पेसिफिक कैरेक्टर की बजाय आप सब स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं कि क्या ये सब स्ट्रिंग कंटेन्ड है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर वो होगी तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, बट व्हाट इज दिस टू एक्चुअली, ये टू क्यों आ रहा है? Let me search for some other thing. Let's search string here. What are we getting here? ध्यान से देखो ऊपर जो वैल्यू है उसको, और फिर बताओ कि टू क्यों आ रहा है, आपको मिलेगा आंसर। या एक काम करो, पहले इंडेक्स 2 पे देखो कि क्या है स्ट्रिंग के अंदर। दो जगह आई एस है, वो आई एस दिस के साथ भी इन्वॉल्व है, मतलब उसको जो पहला सर्च मिला वो उसको ढूंढ के बाहर ले आया। राइट, लुक एट दिस, शुरुआत से चले 0 1 दिस पार्ट, व्हाट इज दिस इज, तो इसको मैं क्या ढूंढने के लिए कहा था? इज ढूंढने के लिए कहा था, इसने इसको ढूंढ लिया, तो उसको पहला अकरेंस मिल गया। उस पहले अकरेंस पे वो कहां से शुरू हो रहा था? फ्रॉम इंडेक्स 2, 0 1 2, दैट्स व्हाई इट रिटर्न 2। फाइन, तो इंस्टेड ऑफ दिस वो इस वाले इस का जो है पोजीशन उसको पहले मिल गया, वो उसको ढूंढ के भाग गया, उसने उसको रिटर्न कर दिया एज आउटपुट। फाइन, तो जो डिफॉल्ट वर्किंग हो गई फाइंड की, वो क्या हो गई कि वो जो पहला अकरेंस आता है, वो रिपीटेड अवेलेबिलिटीज हैं, जो पहला अकरेंस आएगा वो उसको आउटपुट मान के उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करके दे देगा। फाइन, then you are having count as well as a method, जो ऊपर लिस्ट में भी थी आई गेस, ये रे count. Fine, what is this count now? Let's say s dot count, and I need to count occurrences of character I. Enter press किया, what is the count? 3। तो इस पूरी स्ट्रिंग में आई कितनी बार आया? 1 2 and 3, तो दैट काउंट इज दिस। तो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का या सबस्ट्रिंग का काउंट अगर आपको निकालना है तो दैट कैन बी डन यूजिंग दिस मेथड। फाइन, and similar to that you are having lower which we already use, you are having upper that we have already used। ठीक है, ये मेथड्स अब आप यूज करके देखिएगा कि इसमें एक मेथड होती है रिप्लेस। फाइन, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से
रिप्लेस करना चाहते हैं ऑल टुगेदर, कर लेते हैं इसको। लुक एट दिस, ये दिस इज अ स्ट्रिंग में कैपिटल एस को मैं स्मॉल एस से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने लिखा विच स्ट्रिंग एस, विच मेथड रिप्लेस, which character I want to replace, capital S with what, small s, right? I press enter and this is the result. ठीक है, इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में आप देखो तो जो आपने रिप्लेसमेंट प्लान किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया, फाइन। तो दिस इज हाउ रिप्लेस इज वर्किंग, एंड सिमिलर टू दैट नाउ यू आर हैविंग स्टार्ट्स विद एंड माइट बी एंड्स विद भी होना चाहिए। स्टार्ट्स विद का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है क्या, अगर हो रही है तो वहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, एल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पर एस इज स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल टी, फाइन। तो अगर मैं लिखता हूं s डॉट स्टार्ट्स विद और कैपिटल T here, so since it is starting with capital T, that's why it is returning true, fine। अगर मैंने इसे मान लीजिए कि स्मॉल t लिख दिया होता तो ये क्या रिटर्न करता, false। बोलो, कर सकते होंगे, वो भी करके देख लेते हैं एक बार। ends with G, it is also working, so this is also a method। तो starts with के अलावा एक ends with होता है, ends with मतलब बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अगर आखिरी कैरेक्टर ये है तो उस केस में ट्रू आ जाएगा, else false आ जाएगा। Okay, let's do it। क्या बोल रहे थे आप, s dot replace and replace string by str, ठीक है, fine। So that whole substring got replaced by that substring, fine। So it is not at all necessary to replace a specific character, we can replace we can replace a bunch of characters as well, fine। So these were few more methods associated with list। और भी चीजें हैं list, string से जुड़ी हुई, not list, string से जुड़ी हुई, वो हम कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे जैसे सही समय आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रीलिम था स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं वो उसके इंडाइसेस क्या होते हैं, तो कैसे एक्सेस किया जा सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, फाइन। एक कुछ दिन पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता रहा था जिसको मैंने कहा था आस्की वैल्यूज, इफ यू रिमेंबर, शायद कहीं डिस्कशन में आया था वो। कोई भी एक कैरेक्टर अगर आप प्रिंट करते हो ऑन स्क्रीन, उस कैरेक्टर का पीछे एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड एक्चुअली ASCII ऐसा पढ़ते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फाइन। ये आस्की वैल्यू जो है इसकी रेंज होती है 0 से 255 के बीच, ठीक है। आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, आप उसका आस्की नंबर जो है वो प्रिंट कर सकते हो बाय बिल्ट इन फंक्शन विच इज ऑर्डिनल नंबर, राइट। ORD के साथ में अगर मान लो कि मैंने लिख दिया सपोज A, कैपिटल A, पिछली बार में चर्चा हुई थी, तो इट विल रिटर्न 65, राइट। इसके बाद अगर मैंने लिख दिया ORD के साथ में कैपिटल B, तो इट विल रिटर्न ऑफ कोर्स 66। इस तरीके से यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो ऑर्डिनल नंबर्स या आस्की नंबर्स जो होते हैं, ये कैपिटल अल्फाबेट्स के जो हैं वो शुरू होते हैं 65 ऑनवर्ड्स, और ये कंटिन्यूएशन है 65, 66, 67, 68 एंड सो ऑन, फाइन। 255, 0 to 255 total 256 characters, and if I check ordinal number of small a, so it will return 97। अगर मैं यही small b के लिए चेक करूं तो it will return 98, फाइन। तो ये 97 onwards जो ये 26 नंबर्स हैं वो स्मॉल कैरेक्टर्स की, आई मीन 97, 98, 99, 100, ये सारे के सारे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d एंड सो ऑन, फाइन। अब अल्फाबेट्स के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स भी होते हैं, उनके भी ऑर्डिनल नंबर्स होते होंगे, लाइक ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1, दैट इज फाइन। ऑर्डिनल नंबर ऑफ 0, दैट इज 48। तो कुल मिला के न्यूमेरिक सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 48, तो शायद इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके ऑर्डिनल नंबर होने चाहिए 48, 49, 50, 51, 52 एंड सो ऑन, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स पे अगर बात करें तो लेट्स से ऑर्डिनल नंबर ऑफ दिस साइन @ दैट इज 64,
तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स और नंबर्स के अलावा, उनके भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं इसी रेंज के अंदर। फाइन। अब ऑर्डिनल नंबर्स का उल्टा एक और फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है CHR, कैरेक्टर। तो अगर आपको मान लीजिए कि अभी आप क्या कर रहे थे, कैरेक्टर का ऑर्डिनल नंबर देख रहे हैं, अब आपको मान लो कि अगर ऑर्डिनल नंबर का कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो रिवर्स फंक्शन इज दिस CHR, लाइक CHR of 65, that is capital A, right? CHR of 64, that is that sign at the rate. CHR of 99, what am I going to get here? Small c, since the alphabets were starting from A, alphabets were starting from 97, small alphabets, तो इसलिए 99 पे क्या आएगा, 97, 98, 99, A, B and C, right? तो इस केस में आएगा small c. फाइन। हाँ, -1 is actually combination of two characters, minus and 1, और वो दो कैरेक्टर्स में अभी ऊपर देखा था ना एरर आई थी AB, तो CHR of -1, अच्छा वो तो क्या, वो एक्चुअली उल्टा कर रहे थे, CHR of -1 is actually not in range, right? So since the range is from what I told you 0 to 255, तो probably it is going to work that way. Fine. हाँ, वो जो तुम बोल रहे थे मैं उसको उस तरफ देख रहा था, ordinal number of what was that, -1. If I check, then still I'll get the error. Still I'll get it. Fine. So since it is club of two things, that's all. तो ये होते हैं कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यूज, और इस तरीके से आप किसी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू चेक कर सकते हैं या ASCII वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है कैरेक्टर्स फैच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो मैंने अभी आगे में आपको बताया है, इसको हम यूज करते हुए अगली बार कोई प्रोग्राम्स बना के देखेंगे, प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे बेहतर लगता है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें आप लोअर केस को अपर में, अपर को लोअर में खुद कन्वर्ट करें, आप कोड लिखें। अभी तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया है कि yes, if is this string, तो s dot upper will give me this, but what I want is कि ये जो काम हमारे लिए अपर फंक्शन ने किया है, ये हम खुद भी कोड कर पाए। फाइन। तो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक कि कैसे एक स्ट्रिंग को मैं अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? मतलब हम कुल मिलाकर ये जो अपर की वर्किंग है, इसको हम खुद कोड करेंगे। किसी न किसी को लिखा ही है ना फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, तो हम इतने कॉम्पिटेंट बने कि हमारे जो फंक्शंस होंगे वो कोई आगे चल के यूज करें। फाइन। तो ये अपर की वर्किंग वी फ्रॉम आवर ओन साइड आर गोइंग टू ड्रा, बट इन नेक्स्ट क्लास। फाइन। अभी चलते हैं, अब कल तुम्हारी क्लास रहेगी, पर कल पाइथन नहीं रहेगा, कल फिर से पावर बीआई रहेगा। परसों फिर मिलेंगे, फिर परसों पाइथन। ठीक है, चलो।